नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से खबर के साथ, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बड़ा ऐलान करते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 यानी कि BIPPP 2025 लॉन्च किया है। सरकार का दावा है कि यह पैकेज न सिर्फ राज्यों में उद्योगों को मजबूती देगा, बल्कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। इससे पहले सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लागू की थी और अब इस नए पैकेज के तहत कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसमें मुख्य प्रावधान इस तरह है: 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों तक की जाएगी। 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 14 वर्षों तक प्रति वर्ष 40 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। साथ ही कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता भी दी जाएगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भूमि आवंटन की बड़ी घोषणा की है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि मुफ्त रहेगी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक भूमि मुफ्त है, तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि मुफ्त है। पैकेज का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से बिहार में औद्योगिक निवेश में तेजी आएगी, युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और अब खबर दरभंगा बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हुई। आज सुबह यात्रा सुपौल से शुरू हुई और काफिला कोसी महासेतु के रास्ते NH 27 होते हुए मधुबनी और दरभंगा पहुंचा। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, जनता का विश्वास खो चुकी बीजेपी देश भर में वोट चोरी की साजिश रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक संकट जैसे हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी JDU सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। संविधान ने हर भारतीय को वोट का अधिकार दिया है, जिसे कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज की यात्रा में प्रियंका गांधी के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान भीड़ में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे, तो वहीं प्रियंका गांधी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती नजर आईं। ड्रोन से लिए गए दृश्यों में लोगों का विशाल हुजूम भी नजर आया है। और अब खबर मुजफ्फरपुर बिहार से सामने आ रही है, जहां जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत रामाकृष्ण हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए NDA नेताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया है। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, BA, MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के हिंदू मुसलमान बन के लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा
और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताते हैं। हम मीठा बात ना बोलें, मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का आदमी तो सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। अब फिर जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा बात भूल जाइएगा। और अब खबर पटना बिहार से, जहां बिहार की राजधानी पटना में 2 मासूम बच्चों लक्ष्मी और दीपक की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर इंद्रपुरी इलाके के लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अटल पथ को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण अटल पथ के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस बीच जब एक वीआईपी गाड़ी को स्कॉट पुलिस पार्टी ने जाम के बीच से निकालने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ भड़क उठी। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और वीआईपी गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इसी दौरान भीड़ ने कई वाहनों में आगजनी भी कर दी। अचानक भड़की हिंसा से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गौरतलब है कि 15 अगस्त को पटना के इंद्रपुरी इलाके में ही मासूम लक्ष्मी और दीपक की लाश एक बंद कार से बरामद हुई थी। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस अब तक उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से आक्रोशित लोगों ने एक बार फिर सड़क जाम कर न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुटे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनको अपने हाथ में लिया गया है तो इस पर कार्रवाई भी होगी। इसमें लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। जो लोग घटना की है उनको चिन्हित भी किया गया है। पूर्व में भी एफआईआर दर्ज हुआ था, यह भी एफआईआर दर्ज होगा। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की। इसमें इस तरह की धरना प्रदर्शन और इस तरह का उग्र व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे कि वो इस तरह घटना कर दें। सभी चीज़ के लिए बना हुआ है फोरम जहाँ पे वो अपनी बातें रख सकते हैं। जब तक कोई एविडेंस नहीं आए, हत्या प्रूफ ना हो जाए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। और पटना से ही अगली खबर, जहां बाढ़ से स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। जहां पटना के बाढ़ अनुमंडल में एक बेलगाम थार गाड़ी ने 5 लोगों को रौंद दिया है, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए पटना ले जाया गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH30A स्थित जामुनी चक गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि थार का चालक नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अब खबर सहरसा बिहार से सामने आ रही है, जहां सहरसा में उत्पाद विभाग की गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्पाद विभाग की गाड़ी अपने किसी पदाधिकारी को छोड़ने सुपौल जिले के बीरपुर गई थी, जहां से लौटने के दौरान अनियंत्रित होकर कोसी तटबंध के नीचे खाई में एक मचान पर जा गिरी, जिसमें मचान पर सो रहे पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की गाड़ी का ड्राइवर शराब की नशे में धुत था। घटना के बाद लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। घटना नवहटा थाना क्षेत्र के बाराही वार्ड नंबर 19 की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की गाड़ी उत्पाद इंस्पेक्टर को छोड़ने गई थी। लौटने के दौरान उत्पाद विभाग की गाड़ी पर सवार ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिस वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई। तकरीबन 20 फीट नीचे कोसी बांध के पास जाकर गिरी। नवहटा थाने की पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये 12:15 बजे की लमसम में स्कॉर्पियो था, वो बांध से बहुत किनारा नीचा में ये लोग पति पत्नी दोनों सोया हुआ था और स्कॉर्पियो वाला जा कर के अचानक इसके घर के तरफ अब कैसे चला गया तो भगवान जाने। उसी मचान पर ये लोग सोया हुआ था और पति पत्नी को वही गाड़ी दाब के मार दिया। जब हल्ला हुआ तो हम लोग पहुँचे वहाँ, तब देखे जो गाड़ी तौर में दोनों पति पत्नी खत्म था, तो हम लोग उसको खींच करके निकाले। सासाराम बिहार से अब खबर है, जहां कोचस के न्यू कंचन ज्वेलरी शॉप में चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 4 की संख्या में चोर आते दिख रहे हैं, जबकि ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे के DVR को चोर अपने साथ ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार सूरज सेठ के अनुसार शटर काटते हैं, लगभग 7 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण की चोरी करते हैं। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा आरा मोहनिया पथ को घंटों जाम कर वरीय अधिकारियों के आने की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचे सासाराम SDPO 2 कुमार
वैभव एवं स्थानीय विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया है। वहीं घटना की सूचना के बाद एफएसएल की टीम एवं खोजी कुत्ते के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय व्यापारियों में काफी आक्रोश है। लोग अभी भी चोरों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए आभूषण की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। सासाराम बिहार से ही अगली खबर भी, जहां सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के माइको के पास एक निजी गेस्ट हाउस में प्रेमी जैकी ने अपनी प्रेमिका काजल कुमारी को गोली मार दिया। खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही सासाराम के एसडीपीओ दिलीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। वहीं घायल काजल कुमारी सासाराम के दलेलगंज मोहल्ले की रहने वाली है। उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर लाया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरव बैंकेट हॉल गेस्ट हाउस नामक एक निजी होटल के कमरे में ये वारदात हुई है। लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी एक मॉल में काम करती है। कुछ घंटे पहले ही वह अपनी बेटी को बाजार में छोड़कर आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बेटी को बालिया के रहने वाले एक युवक ने होटल के कमरे में गोली मार दी है। लड़की की मां का कहना है कि युवक उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन अंतर जातीय होने के कारण लोकलाज की वजह से लड़की शादी करना नहीं चाहती थी और इसी आवेश में आकर युवक ने उनकी पुत्री को गोली मार दी। बता दें कि युवक जैकी कुमार उर्फ लड्डू ने खुद को भी होटल के कमरे में गोली मार ली। मौके से एक कट्टा और कारतूस का खोखा भी बरामद हुआ है। नगर थाना को मुझे सूचना मिली, बलिया मोड़ स्थित एक बैंकेट हॉल है, आरव बैंकेट हॉल, जहाँ पर गोली चलने की सूचना नगर थाना को मिली। सूचना के सत्यापन और तुरंत कार्रवाई हेतु नगर थाना के पदाधिकारी स्वयं में जब घटनास्थल पर पहुँचा तो यहाँ पर जो संचालक हैं उनके द्वारा बताया गया कि करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक युवक एक युवती उनके बैंकेट हॉल में आए थे। शादी के कार्य से संबंधित कुछ बुकिंग वगैरह करवाने को लेकर के बातचीत इनसे कर रहे थे। उसी बीच में लड़की सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है, उसके बाद फिर तुरंत वापस लौटते हुए कहती है कि उनको गोली लगी है। तो तुरंत जो संचालक है ऊपर चलते हैं, उसमें लड़का भागते हुए कमरे में जाता है। कमरे को बंद करते हुए फिर फायरिंग की सूचना मिलती है। प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो भी अनुसंधान में उससे। और अब खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा परिसर में मंगलवार को फिर मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल सहित विपक्ष के सभी विधायकों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए विपक्षी दल ने जोरदार प्रदर्शन का आह्वान किया। इसी क्रम में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं सदन के बाहर नवीन जायसवाल ने भी पत्रकारों से बातचीत में कई मुद्दों पर सरकार का घेराव किया है। आग्रह और निवेदन होगा चुनाव आयोग से कि वो हर साल वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करे। जो नए मतदाता 18 साल के ऊपर हुए उनको ऐड, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करे और जो फर्जी वोटर है जो इस देश में अवैध रूप से और यहाँ का नागरिकता वोटर आईडी के माध्यम से उनको चिन्हित करके डिलीट नहीं करे बल्कि डिपोर्ट करे और घर घर जाके वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन करना। बहुत सारे वोटर चुनाव के समय यहाँ नज़र आ जाते हैं और बाकी समय कभी नज़र नहीं आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जेन्युइन जो वोटर है उनका नाम लिस्ट में रहे, जो अवैध वोटर है उनका नाम इस लिस्ट से बाहर हो। झारखंड रांची से अगली खबर भी, जहां झारखंड विधानसभा परिवार में आज मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने एक बार केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसी कड़ी में सदन के बाहर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक के बाद एक पत्रकारों के बीच जाकर मोदी सरकार और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। मकसद क्या है? क्या आम जनता वोट नहीं करेगी? क्या आम जनता का वोटों का अधिकार आप छीन लेंगे? जो पैमाना इन लोगों ने लगाया है कि बिहार में लगभग 65 लाख वोटर, बताइए, अब छाट दीजिएगा। है हिम्मत छाटने का? आपको है ताकत? जिन जिन जगहों पे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं वहाँ के लोग इनके लिए बांग्लादेशी हो जाते हैं।
चाहे वो झारखंड के लोग हो, वेस्ट बंगाल के लोग हो, बिहार के लोग हो। मैं साफ कह रही हूँ, एसआईआर में कितने घुसपैठियां पाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी करना चाहिए। 326 में यह भी अधिकार दिया गया है कि अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट सफरेज के तरह, मतलब कोई एक भारत का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो चोर है, चयार है, कोई भी है, वोट छूटना नहीं चाहिए। 65 लाख लोगों को इन्होंने उस अधिकार से वंचित किया है। रांची से ही अगली खबर भी, जहां झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी आज भी सदन के बाहर और भीतर विपक्ष और सत्ता पक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान सत्ता पक्ष में एसआईआर वापस लेने की मांग की तो भाजपा दल ने सूर्या हासंदा केस में सीबीआई जांच की मांग को तेज कर दिया। इन्हीं मामलों पर सत्ता पक्ष के नेता भूषण तिर्की से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कई सवाल किए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवा देते हैं। मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की। देखिए, सदन स्थगित करना पड़ा, मामला यह वोट चोर का मामला है। वोट चोरी करके लोग सत्ता पर बैठ गए हैं और हम लोगों की मांग है कि वोट चोरी का पूर्ण रूप से जांच हो और वोट चोरी का जो मामला इस देश में जो हुआ है इसका पर्दाफाश हो। सूर्या हासदा केस में सीबीआई जांच की मांग पर आप क्या कहेंगे? ये जो मांग भाजपा की तरफ से उठ रही है बार बार। देखिए, सूर्या हासदा के बारे में हमारे पार्टी के बड़े नेता अन्य हेमलाल जी, उनके सारे करतूतों का, सारे कालगुजारी का उन्होंने खुलासा किया है। उन पर कई केस थे, कई केस के मुजरिम, और मुजरिम को पुलिस अपने तरीक़ा से उस पर जो है कि अब लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जी। तो सीबीआई जांच, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, सीआईडी अपना जांच कर रही है, लेकिन सीआईडी पर इनका आरोप है कि सीआईडी वाले ही मिले हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं मामले को। नहीं, सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही, ऐसा कहना। नहीं, सीबीआई जांच की जहाँ तक बात है, वो लोग तो जिनकी सत्ता देश में है उन्हीं की ये लोग हैं, ये अपने तरीक़ा से करावें। तो ये थे हमारे बीच भूषण तिर्की, झामुमो के विधायक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सदन में जो तमाम राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर उन्होंने अपनी विचारें प्रकट की। और अब खबर गोड्डा झारखंड से सामने आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को गोड्डा जिले के ललमटिया स्थित डकैता गांव पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्य नारायण हासंदा उर्फ सूर्या हासंदा के परिवारजनों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दिया है। सोरेन ने हासंदा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हासंदा गरीब और शोषित समुदाय की आवाज थे और हमेशा अवैध खनन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए सूर्य हासंदा ने चांद भैरव राजा राज स्कूल शुरू किया था, जहां करीब 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चंपई सोरेन ने एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी करार देते हुए कहा, सूर्या हासंदा किसी भी आम जनता को परेशान नहीं करते थे, वह सिर्फ शोषण और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते थे। चंपई सोरेन ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। हो रहा है उसका खिलाफ थे और इस क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त हो, समाज को सुधारने का काम करते थे। हर दुख का साथी था ये परिवार का। इसीलिए ये पूरा झारखंड प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया। सूर्या हासदा एक फर्जी इनकाउंटर का, इसीलिए सभी जगह से एक ही आवाज आ रहा है, इसका सीबीआई जांच हो। बढ़ते आगे और अब खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बघेल ने अपनी पूरी सरकार को कोयला, शराब, पीएससी और डीएमएफ महादेव सट्टा ऐप समेत अनेक घोटालों में झोंक दिया और उनमें अनेक नेता, अधिकारी, दलाल जेल में बंद हैं। बघेल और उनकी सरकार ने कभी बस्तर के आदिवासियों की फिक्र तक नहीं की। आज रेड्डी की उम्मीदवार बनाने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भाषा की मर्यादा तक भुला बैठे हैं। सांसद पांडे ने कहा है कि यदि सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं आता तो प्रदेश में नक्सलवाद तो बहुत पहले ही खत्म हो जाता। रेड्डी ने तब नक्सलियों के कार्य को क्रांतिकारी तक बताया। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतने महत्वपूर्ण पद के ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना यकीनन देश के लिए चिंता का विषय है। तो जैसा बुद्ध
वैसा बाप और उसका भी पुत्र, तो आप समझ रहे हैं जो अकाकंठ लिप्त है भ्रष्टाचार में और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और बेदाग जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां की छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने जनपद पंचायत बेमेतरा की सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने जिले के विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लेते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुल 17 विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें राजस्व, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, बिजली, पीएचई, पशुधन विकास, खाद्य विभाग, सामाजिक कल्याण सहित अन्य विभाग शामिल थे। मंत्री ने विभागवार योजनाओं की उपलब्धि और लंबित कार्यों पर जानकारी ली। मंत्री बघेल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं की समय सीमा तय कर कार्य पूर्ण करने पर भी जोर दिया है। जनपद पंचायत में समीक्षा बैठक रखा गया था। समीक्षा बैठक में विस्तार पूर्वक विभागों के बारे में जानकारी लिया गया, जो कार्य स्वीकृत है, प्रगति है, कौन सा कार्य अब प्रारंभ है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और उसका जवाब अधिकारी लोग दिए हैं। जनपद सदस्य लोग भी अपने अपने जनपद क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन किए, उसका भी जवाब अधिकारी लोगों द्वारा दिया गया। और अब खबर चिरमिरी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां चिरमिरी में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल का जोरदार स्वागत हुआ है। भारी बारिश के बीच भी कार्यकर्ता और आम जनता भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पटाखों और ढोल नगाड़ों के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले महापुरुषों और भारत माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर नमन किया और पदाधिकारियों से चर्चा की। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए 2 और विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं भाजपा और प्रदेश की जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर महापौर, पूर्व महापौर, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। का कैबिनेट विस्तार विशेषाधिकार होता है और उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी के साथ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, वो तो 15% का लॉकिंग था, इसलिए 13.50 था, तो ऐसी स्थिति में 14 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था और हरियाणा ने 14 बनाकर प्रारंभ भी किया, तो हरियाणा फार्मूले को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा नियमितीकरण और सिविलियन ग्रेड पे लंबित 27% वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। प्रदेश भर के 16,000 से अधिक एनएचएम कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं, जिनमें रायपुर जिले के सैकड़ों कर्मचारी भी प्रतिदिन धरना स्थल पर उपस्थित रहकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया जांच, ओपीडी, नवजात शिशु देखभाल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, पोषण, आहार वितरण और एनसीडी स्क्रीनिंग, वृद्ध स्वास्थ्य परीक्षण, ओटी और एमसीएच अस्पताल आपातकालीन सेवाएं संचालित होती हैं। लेकिन हड़ताल के चलते ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। कई अस्पतालों में ताले लटक गए हैं, मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। वहीं रात्रिकालीन प्रसव सेवाएं पूरी तरह एवं ऑपरेशन ओटी पूरी तरह बंद हो गई है। उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य इकाइयों में भी ताले जड़े हुए हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चरमरा गई है एवं बदतर हो गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने हमारी जायज मांगों पर शीघ्र ठोस पहल नहीं की तो आने वाले दिनों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अपंग हो जाएगी। यही बोलना चाहूँगी कि जो ग्रेड पे मांग है उसको हमारी पूरी कर दीजिए, क्योंकि
रेगुलर और संविदा कर्मचारी में आप देख रहे हैं उनका वेतन कितना है और हमारा वेतन कितना है। हम सेम कार्य कर रहे हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों आम जनता को उतनी ही सर्विस दे रहे हैं, लेकिन हमारे और उनके वेतन में इतना गैप क्यों? आज हमारा 8वां दिन है जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारा जो प्रदर्शन है 18 तारीख से अनवरत जारी है और जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाए। रायपुर छत्तीसगढ़ से ही अगली खबर भी, जहां छत्तीसगढ़ में मितानिन और मितानिन कर्मियों का विरोध तेज हो गया है। मोदी की गारंटी के तहत चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न किए जाने और मितानिन कार्यक्रम को पुनः एनजीओ को सौंपे जाने के खिलाफ मितानिन और प्रशिक्षक हड़ताल पर उतर आए हैं। मुंगेली समेत पूरे प्रदेश में मितानिन संघ के आह्वान पर यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मितानिन संघ और प्रशिक्षण कल्याण संघ का आरोप है कि चुनाव के समय वायदे किए गए लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। मांगों को लेकर 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। हड़ताल पर बैठे मितानिन और प्रशिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर जंगी आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में चक्का जाम की तैयारी भी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 72,000 मितानिन कार्यरत हैं और इनके विरोध से स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां आबकारी विभाग जिला रायपुर ने 24 अगस्त को रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आरोपी मोहम्मद असलम के पिट्टू बैग से 7 पैकेट में रखा 16.650 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 3,33,000 बताई जा रही है। आरोपी के बताए अनुसार वे गांजा उड़ीसा के जोड़ेगा से बस से लाकर पचपेड़ी नाका में उतरकर रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से मुंबई बेचने के लिए ले जाने वाला था। और अब खबर लातूर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के लातूर में एक नदी के पुल के नीचे सूटकेस में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। लातूर जिले के चाकूर तहसील के शेलगांव रोड पर स्थित तिरू नदी के पुल के नीचे एक बड़े सूटकेस में महिला का शव मिला। इस बात की जानकारी वाड़वना पुलिस को मिलती है, जहां पुलिस मौके पर पहुंचती है। सूटकेस को खोलकर महिला के शव को बाहर निकाला जाता है। इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात कारण से किसी अज्ञात महिला को मारकर उसे बड़े ट्रॉली सूटकेस में पैक कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से तिरू नदी के पुल के नीचे फेंक दिया है। महिला की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने में जुट गई है। और इसी के साथ स्टेट लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।